हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमृत एकेडमी। तो आज के हमारे इस वीडियो में चलो समझते हैं वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन, एंड दैट डॉक्ट्रिन इज डॉक्ट्रिन ऑफ पेरेंट्स पैट्रिया। अब ये पेरेंट्स पैट्रिया जो है वो एक लैटिन वर्ड है और इसका मीनिंग होता है पेरेंट ऑफ द नेशन। सो बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ पेरेंट्स पैट्रिया एक ऐसा लीगल प्रिंसिपल है जो स्टेट को एम्पावर करता है, इनफैक्ट हम बोल सकते हैं उसको ऑथोरिटी देता है टू एक्ट एज अ पेरेंट और गार्डियन, but for whom? For only those people who are unable to take care for themselves। मतलब कि स्टेट जो है वो पेरेंट बन के उन लोगों के लिए डिसीजन ले सकता है जो खुद केपेबल नहीं है अपने लिए डिसीजन लेने के लिए। सो इसके लिए ये डॉक्ट्रिन जो है वो स्टेट को अथॉरिटी देता है। सो यहाँ पर वी कैन से दैट द स्टेट इज रिगार्डेड एज अ सॉवरेन। So it is the right of the sovereign to grant protection to the persons as well as to the property of the persons. So can we say that the doctrine of parents patria, it imposes a duty on the sovereign in public interest to safeguard the interest of those people who are disabled, मतलब who are unable to take the decision. We can also say that this doctrine reflects the nation's commitment towards प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स। मतलब सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए, सिटीजन्स के इंटरेस्ट के लिए नेशन का जो कमिटमेंट है वो इस पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन में हमको नजर आता है। क्लियर? नाउ इफ वी टॉक अबाउट द रूट्स ऑफ दिस डॉक्ट्रिन, देन इट कैन बी ट्रेस बैक टू यूके। इन यूके द किंग इज एक्टेड एज द गार्डियन ऑफ हिज पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स। And if we talk about in India, then in India during feudal times, it was the king who acted as the parents patria. But in modern times, it is the state who is acting as the parents patria. So यहाँ पर state जो है वो parents patria बन के decision ले रहा है, right? अब बात करें हमारे संविधान की कि संविधान में ऐसे कौन से प्रोविजंस है और ये ऐसे कौन से पार्ट्स है जो इस पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन को एनफोर्स करते हैं। सो तीन है बेसिकली, प्रियम्बल है, फंडामेंटल राइट्स है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब प्रियम्बल में सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को प्रमोट करने की बात बोली है। इसके अलावा प्रियम्बल में ये भी बोला है कि इंडिविजुअल की जो डिग्निटी है उसको प्रोटेक्ट करना ये स्टेट की जवाबदारी है। ठीक है, अब बात करें फंडामेंटल राइट्स की, तो फंडामेंटल राइट्स में जितने भी राइट्स मेंशन किए हैं वो सभी राइट्स जो है वो सब सिटीजन्स को मिलने चाहिए। वो ड्यूटी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी? स्टेट की। अब जाते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी कुछ ऐसे आर्टिकल्स है, फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 38 है, 39 है, 39A है। ये तीनों भी आर्टिकल्स जो है वो सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस की बातें कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 38 क्या बोल रहा है? दैट स्टेट शैल सिक्योर और स्टेट शैल प्रमोट अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। फिर 39 में क्या बोला है? 6 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बताए हैं और वो जो 6 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, अगेन इट इज प्रमोटिंग व्हाट? सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। फिर बात करें 39A की, तो 39A जो है वो स्टेट के ऊपर ड्यूटी डाल रहा है किसके लिए? टू प्रोवाइड इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड फॉर द पीपल। मतलब जो पुअर पीपल है उनको फ्री लीगल एड मिले। सो ऐसे करके अगेन सोशल जस्टिस अचीव करने की कोशिश कर रहा है। सो प्रियम्बल और डीपीएसपी के दोनों आर्टिकल्स को अगर हम साथ में पढ़ेंगे, सो दे आर इम्पोजिंग अ ड्यूटी ऑन द स्टेट फॉर प्रमोटिंग व्हाट? सोशल, इकोनॉमिक एज वेल एज पॉलिटिकल वेलफेयर ऑफ द कंट्री। और ये जो चीजें करनी है स्टेट को, तो वो किस बेस पे कर सकता है? अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ पेरेंट्स पैट्रिया। सो डॉक्ट्रिन ऑफ पेरेंट्स पैट्रिया उसको वो ऑथोरिटी देती है कि सोशल जस्टिस अगर लाना है तो वो कोई भी स्टेप ले सकती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई संविधान की। अब स्टेट ने इस पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन को बहुत अलग अलग सब्जेक्ट्स में यूज किया है। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग नेशनल कैलेमिटीज, फिर एनवायरमेंटल पोल्यूशन के वक्त यूज किया है, फिर हेल्थ इमरजेंसी के वक्त भी इस पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन को यूज किया है। किसके लिए? फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल। एंड इसमें एंड इनफैक्ट हम ये बोल सकते हैं कि ये जो टाइम पीरियड, मतलब हेल्थ इमरजेंसी हो या फिर मान लो एनवायरमेंटल का इश्यूज हो या नेचुरल कैलेमिटीज हो, तो ये तो एक मेन ऐसा क्रूशियल वक्त है जहां पर इनफैक्ट स्टेट को पेरेंट बनना पड़ेगा नेशन का। क्यों? ओनली फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। सो बेस्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं एंड दैट इज भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी जब हुआ था उसके बाद क्या प्रॉब्लम था? बहुत सारे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशंस फाइल किया था
किसके खिलाफ? तो वो कंपनी के खिलाफ, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड जो कंपनी थी, तो उसके अगेंस्ट इंडिया में भी और यूएसए में भी बहुत सारे पिटिशंस फाइल किए थे। अब इसी को देखते हुए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उन्होंने क्या किया, एक्टिंग एज अ पेरेंट्स पेट्रिया, सो पेरेंट्स पेट्रिया को डॉक्ट्रिन को यूज करते हुए एक एक्ट पास की, और वो जो एक्ट है वो है भोपाल गैस लीक डिजास्टर प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स एक्ट 1985। अब इस एक्ट में जो सेक्शन 3 था, इट इज एम्पावरिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट टू फाइल अ सूट ऑन द बिहाफ ऑफ द विक्टिम्स, मतलब विक्टिम्स के बिहाफ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही पिटीशन डाल सकता है कोर्ट में। तो ये सेक्शन 3 ने बोला था, मतलब ये पावर दिया था किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो इस वजह से इस पर्टिकुलर एक्ट को चैलेंज किया गया। सो कोर्ट में केस जाता है, और वो जो केस है दैट केस इज चरण लाल एंड अदर्स एंड यूनियन ऑफ इंडिया 1990 का केस। अब इस पर्टिकुलर केस में जो पिटिशंस थे उनके क्या आर्ग्यूमेंट्स थे? पिटिशन सेड दैट कि दिस एक्ट इज वायलेटिंग अवर राइट्स, अवर इंडिविजुअल राइट्स, मतलब हमारे जो इंडिविजुअल राइट्स है कि हम खुद ही जाके लीगल रेमेडी मांग सकते हैं कंपनी के लिए, बट ये जो एक्ट है वो क्या कर रही है, हमारे राइट्स को इन्फ्रिंज कर रही है, हमारे राइट्स को वायलेट कर रही है। और गवर्नमेंट ने क्या बोला? गवर्नमेंट ऑन द अदर हैंड सेड दैट कि बहुत सारे रीजंस है जिस वजह से हमने इस पर्टिकुलर एक्ट को पास किया है, और मेन रीजन उन्होंने बताया कि जो प्लाइट है एम्पावरिश पीपल का, अपार्ट फ्रॉम दिस जो अर्जेंसी थी, विक्टिम के नीड को ध्यान में रखते हुए हमें अर्जेंसी लगी, इसलिए हमने ये एक्ट जो थी पास की थी। अपार्ट फ्रॉम दिस गवर्नमेंट ने ये भी बोला कि प्रियम्बल और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जो 38, 39 और 39A आर्टिकल्स है वो भी हम पे ड्यूटी डाल रहा है, वो भी हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहा है कि हमें स्टेट के बेनिफिट के लिए, पीपल के वेलफेयर के लिए कुछ भी कदम उठाने चाहिए। सो इस बेस पे ही हमने इस पर्टिकुलर एक्ट को पास किया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया? सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द एक्ट जो है इट इज पास्ड इन रिकॉग्निशन विद द सॉवरेन्स राइट अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ पेरेंट्स पेट्रिया। सो दैट्स व्हाई द एक्ट इज वैलिड, एंड अंडर दिस एक्ट the central government has the exclusive right to file a petition on the behalf of the victims, because victims, majority of the victims जो थे they were illiterate and very poor people। तो उस कंटेस्ट में गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है तो वो गलत नहीं है, वो ऐसा कर सकती है बिकॉज इट इज अ सॉवरेन गवर्नमेंट, और उसके ऊपर डॉक्ट्रिन ऑफ पेरेंट्स पेट्रिया जो है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है। सो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट इज वेरी करेक्ट। तो ये तो बात हो गई कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ पेरेंट्स पेट्रिया है वो स्टेट को अथॉरिटी दे रहा है कि भाई तुम जो है वो इंडिविजुअल के बेनिफिट के लिए स्टेप्स ले सकते हो। बट इसके अलावा भी जो डॉक्ट्रिन ऑफ पेरेंट्स पेट्रिया वो कोर्ट को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, मतलब कोर्ट भी ऐसा रिस्पॉन्सिबल काम कर सकता है अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ पेरेंट्स पेट्रिया। सो लेट अस सी सम फ्यू एग्जांपल्स, एंड बेस्ट एग्जांपल इज दैट अरुणा शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011 केस। सो अरुणा शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011 का जो केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट जो थे ही लीगलाइज द पैसिव यूथेनेशिया by which it permitted withdrawal of life-sustaining treatment for the patients who were unable to make their own decisions. तो यहाँ पर कोर्ट अप्लाइड द डॉक्ट्रिन ऑफ पेरेंट्स पेट्रिया। तो कोर्ट ने यहाँ पर क्या बोल दिया कि वेन अ पेशेंट, मतलब जो भी पेशेंट है, वेन दे डोंट हैव एनी फैमिली मेंबर और एनी नेक्स्ट रिलेटिव, तो ऐसे जो पेशेंट्स है उनके लिए जो ट्रीटिंग डॉक्टर्स है they can take the responsibility for withdrawing the life support system for those particular patients। मतलब जो पेशेंट्स के खुद की फैमिली मेंबर्स नहीं है या कोई रिलेटिव्स भी नहीं है, तो ऐसे जो पेशेंट्स हैं उन लोगों के लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम बंद करना, ये जो काम है वो ट्रीटिंग डॉक्टर्स कर सकता है। बट कब करेगा? विद द अप्रूवल ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से अप्रूवल लेके वो खुद ही लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम जो है वो बंद करवा सकता है। और लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम बंद करवाना मतलब ही पैसिव यूथेनेशिया। तो यहाँ पर पहली बार जो था सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया को रिकॉग्नाइज किया था, सिर्फ ऐसे टाइप के पेशेंट्स के लिए जो खुद से अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, राइट। So this was a very important example जहां पर कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ पेरेंट्स पेट्रिया को यूज करते हुए पीपल एंड पर्सन की बेनिफिट के लिए डिसीजन लिया था। नाउ शफीन जहान का दूसरा एक केस था, 2018 का केस है, दैट इज शफीन जहान एंड अशोकन 2018 केस।
इस पर्टिकुलर केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जब भी कोई पर्सन मेंटली इल होता है तो उनके लिए भी जो डिसीजन है वो कोर्ट स्टेट जो है या कोर्ट जो है वो ले सकती है अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ पेरेंट्स पेट्रिया। बिकॉज मेंटली इल पीपल जो है वो खुद का डिसीजन खुद से नहीं ले सकते हैं। सो इस कंटेस्ट में स्टेट भी ले सकती है उसके लिए डिसीजन पेरेंट बन के, या फिर कोर्ट जो है वो भी डिसीजन ले सकती है। और बहुत सारे और भी एग्जांपल्स है जहां पर कोर्ट ने ना केवल पर्सन्स के लिए बट इनफैक्ट एनवायरमेंट के लिए भी ऐसे डिसीजंस लिए थे। एंड बेस्ट एग्जांपल इज जून 2019 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट थी। इट सेड दैट ऑल एनिमल्स देन बर्ड्स एंड एक्वेटिक लाइफ जितनी भी है हरियाणा में, दे विल बी अकॉर्डेड व्हाट द स्टेटस ऑफ लीगल एंटिटी। लीगल एंटिटी का मतलब होता है लीगल पर्सन, मतलब ये जो एनिमल्स है या बर्ड्स है या एक्वेटिक लाइफ है, अब से हम इसको लीगल पर्सन मानेंगे। और जब हम लीगल पर्सन मानेंगे तो ऑब्वियसली उसको वो सारे राइट्स मिलेंगे जो कि इंडिविजुअल्स को मिलते हैं। अभी ऐसा हाईकोर्ट ने क्यों बोला? बिकॉज उस टाइम में हाईकोर्ट की नोटिस में आया था कि कुछ 29 काउस थी, उसको इस तरह से पैक किया, एक इनह्यूमन कंडीशंस में उसको पैक करके उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे थे यूपी से हरियाणा में। तो तभी कोर्ट ने बोला कि भाई एनिमल्स जो है उनके भी राइट्स का हमें ख्याल रखना चाहिए, बिकॉज एनिमल्स के लिए बोलने वाला कोई है नहीं तो हम ऐसे करते हैं। सो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अभी से कोर्ट लेगा और स्टेट लेगा। सो एनिमल्स को लीगल पर्सन्स मानेंगे और उसके राइट्स के लिए जो भी कुछ होगा हम लोग करेंगे। क्लियर? देन 2020 में अगेन पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट जो थे उन्होंने सुखना लेक को डिक्लेयर किया फॉर व्हाट? एज ए लीगल एंटिटी। अब ये सुखना लेक को डिक्लेयर क्यों किया? बिकॉज फॉर सर्वाइवल, प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन। ये एक्सटिंक्ट हो रहा था इसलिए इसको बचाना बहुत जरूरी था। जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ पेरेंट्स पेट्रिया को यूज करके सुखना लेक को लीगल एंटिटी बता दिया। सुखना लेक जो है बेसिकली वो कहाँ पर लोकेटेड है? चंडीगढ़ में, ठीक है। और इसका जो कैचमेंट एरिया है वो पंजाब और हरियाणा दोनों में पड़ता है। 3 स्क्वायर किलोमीटर का कुछ कैचमेंट एरिया है और ये एक आर्टिफिशियल लेक है और इसको कंस्ट्रक्ट किया था 1958 में ली कॉर्बुसर और एक इंजीनियर था PL वर्मा करके, तो उन्होंने ये लेक को बनाया था। तो कोर्ट ने बोला कि अभी से ये जो लेक है उसकी जवाबदारी कोर्ट की भी है और जो लोग भी यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ में पीपल जो रिसाइड कर रहे हैं उनको भी पेरेंट बन के इस लेक को बचाना है फ्रॉम एक्सटिंक्शन। सो द सिटीजन्स वर डिक्लेयर्ड एज लोकल पेरेंटिस, मतलब इन द नेम ऑफ पेरेंट दे शुड टेक एवरी स्टेप टू सेव द लेक फ्रॉम एक्सटिंक्शन। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि पेरेंट्स पेट्रियन की डॉक्ट्रिन जो है उसको यूज करके कोर्ट ने अगेन एनवायरमेंटल के बेनिफिट के लिए कुछ स्टेप लिए। सिमिलरली अगर हम बात करें तो 2022 में मद्रास हाई कोर्ट डिक्लेयर्ड मदर नेचर एज द लीगल एंटिटी एंड बोला मद्रास हाई कोर्ट ने मदर नेचर will be accorded all the rights which are similar to fundamental rights, legal rights as well as constitutional rights. Why? For its safety, survival, sustenance and also we can say resurgence. तो इन सब के लिए हमको मदर नेचर को राइट्स देने पड़ेगी। और कोर्ट ने ये भी बोला कि इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट टू टेक एवरी स्टेप टू प्रोटेक्ट मदर नेचर। और यहाँ पर ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कोर्ट ने बोला कि द पास्ट जनरेशंस हैव हैंडेड ओवर मदर नेचर टू अस इन इट्स प्रिस्टाइन ग्लोरी, सो नाउ वी आर मॉरली बाउंड टू हैंड ओवर द सेम एंड इन द सिमिलर फैशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। मतलब हमें जो मिला है वो सेम हमें उसी कंडीशन में दूसरे जनरेशन को पास करना है। तो ये हम सबकी जवाबदारी है, इसलिए मदर नेचर को प्रोटेक्ट करना वो सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। और यहाँ पर स्टेट क्यों ऐसे स्टेप ले रहा है, क्यों ऐसी हाई कोर्ट ऐसे स्टेप ले रहा है? बिकॉज मदर नेचर को प्रोटेक्ट करने वाला कोई है नहीं, तो हमें उसकी प्रोटेक्शन की केयर लेनी पड़ेगी। और ये सब हम किस बेस पे कर सकते हैं? अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ पेरेंट्स पेट्रिया। इज दिस क्लियर? तो ये 2022 का केस था। तो यहाँ पर तो हमने इन जनरल केसेस देखे जहां पर कोर्ट ने पेरेंट्स पेट्रिया की डॉक्ट्रिन को यूज करते हुए एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन दिया। एनवायरमेंट के लिए उन्होंने जो भी था वो स्टेप्स लिए थे। आगे हमने देखे कि इवन पर्सन्स के लिए भी, उनके प्रोटेक्शन के लिए भी जो थे स्टेट ने और कोर्ट ने स्टेप्स लिए थे।
Now let us see some of the laws which have been passed by the parliament under the doctrine of parens patriae. So बहुत सारे ऐसे laws है. So for example एक है Legal Service Authority Act 1987. Now under section 12 of this particular act, the members of scheduled caste, then the members of scheduled tribes, then the victims of human trafficking, for example women, children, beggars and etc. और भी जो भी लोग हैं, they are entitled for free legal service. तो इन सबको free legal service मिलेगी इस एक्ट के अंडर. तो इसका प्रिंसिपल क्या था? द प्रिंसिपल बिहाइंड दिस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द एक्ट इज नथिंग बट डॉक्ट्रिन ऑफ पेरेंट्स पेट्रिया. तो पेरेंट्स पेट्रिया की वजह से ही ये एक्ट जो थी वो पास की थी. द नेक्स्ट एक्ट वी कैन से जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015. नाउ अंडर दिस एक्ट स्टेट कमिटेड इटसेल्फ टू एक्ट एज द गार्डियन फॉर होम फॉर द जुवेनाइल ऑफेंडर्स. तो ये भी काम किस बेस पे किया? डॉक्ट्रिन ऑफ पेरेंट्स पेट्रिया के बेस पे किया था. Right? Then one more act, that is Right of Persons with Disabilities 2016 का act. So under this act also the state was empowered to make decisions on for those persons who are disabled, because disabled people cannot make their own decision. So that's why the authority was given to the state. तो इस एक्ट में स्टेट को अथॉरिटी दी कि डिसेबल पीपल के लिए आप जो है वो डिसीजन ले सकते हो. The next act is Mental Health Care Act 2017. This act also empowers the state to provide and protect the rights of the persons who are mentally ill. So mentally ill people जो है उनके rights की protection करनी इसकी जवाबदारी होगी, state की जवाबदारी होगी. The next act is Consumer Protection Act 2019. So again this act, under this act जो ये डॉक्ट्रिन है वो एम्पावर करती है स्टेट को टू इंटरवीन इन मैटर्स वेयर द कंज्यूमर्स आर एक्सप्लॉइटेड. तो जहां पर कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट किया जाएगा वहां पर स्टेट इंटरवीन करेगा. लेकिन स्टेट कैसे क्यों इंटरवीन कर सकता है? बिकॉज ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ पेरेंट्स पेट्रिया वहां पर वो इंटरवीन कर सकता है. ठीक है. तो ये कुछ एक्ट थी जहां जहां पर स्टेट ने जो था डॉक्ट्रिन ऑफ पेरेंट्स पेट्रिया को यूज करके इंडिविजुअल्स के राइट्स को प्रमोट किया था. सो कैन वी जस्ट कंक्लूड इन वन लाइन कि अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ पेरेंट्स पेट्रिया द स्टेट इज लीगली एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड टू एक्ट एज द गार्डियन. वाई? बिकॉज इट इज द ड्यूटी ऑफ द वेलफेयर स्टेट. वेलफेयर स्टेट की ये ड्यूटी हो जाती है कि जो पर्सन खुद की केयर नहीं कर सकते हैं, फिर चाहे वो पर्सन्स हो, एनवायरमेंट हो या कोई भी हो, वहां पर स्टेट की जवाबदारी हो जाती है. सो दैट्स व्हाई स्टेट इज वर्किंग एज अ विजिलेंट एंड प्रोटेक्टर फॉर होम फॉर द पर्सन्स. एंड व्हाई? फॉर देयर वेलफेयर. बिकॉज वेलफेयर करना वो जिम्मेदारी प्रियम्बल डीपीएसपी ने रखी है गवर्नमेंट के ऊपर. और इनफैक्ट हम बोल सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स में भी बहुत सारे ऐसे राइट्स है जो कि पॉलिटिकल वेलफेयर ऑफ द पीपल के बारे में बोल रहे हैं. अगर हम रिसेंट एग्जाम्पल की बात करें तो इन रिसेंट टाइम टू ऑल्सो दिस ड्यूरिंग लॉकडाउन, जब भी गवर्नमेंट ने लॉकडाउन इम्पोज किया था. लॉकडाउन क्यों इम्पोज किया था? बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक. और वो पैंडेमिक की वजह से बहुत ज्यादा हेल्थ इमरजेंसी की नीड थी. तो उस वक्त गवर्नमेंट ने पेरेंट्स पेट्रिया की डॉक्ट्रिन के बेस पे नेशन वाइड लॉकडाउन इम्पोज किया था. तो ये क्यों कर सका? Only because to protect the interest and welfare of the maximum people. So this was all about doctrine of parents patriae. I hope you have understand the concept. Thank you for watching this video.